The question is, without expanding the determinant, prove that a square bc, b square ca, c square ab is equal to the determinant whose first row is 1 a square a cube, second row is 1 b square b cube, and the third row is 1 c square c cube. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बार क्वेश्चन के पार्ट को समझा देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको एक डिटरमिनेंट गिवन है और अगर मैं इस डिटरमिनेंट की एंट्रीज को फिल करूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो की एंट्री आपके पास है ए स्क्वायर बी सी। सेकेंड रो की एंट्री है बी स्क्वायर सी ए। थर्ड रो की एंट्री है सी स्क्वायर ए बी। और एक और डिटरमिनेंट आपको दे रखा है और आपको ये बोला गया है कि आप डिटरमिनेंट को बिना ओपन किए प्रूफ करिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट है विच इज और 1 a स्क्वायर ए क्यूब, 1 b स्क्वायर b क्यूब और 1 c स्क्वायर c क्यूब, ये दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में अलग से मेंशन है कि आपको इसको एक्सपेंड नहीं करना है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको वो एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि भाई अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है तो आप उसे एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्सपेंशन अलाउड नहीं है। मींस मुझे केवल प्रॉपर्टीज को यूज करना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको नोन होगी और जैसे जैसे मैं इसको यूज करूंगा प्रॉपर्टीज को मैं आपको शेयर भी करता जाऊंगा कि मैंने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई है। तो केवल प्रॉपर्टीज को प्रूफ यूज करके मुझे वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड वाला जो डिटरमिनेंट है और जो राइट हैंड में जो डिटरमिनेंट है ये दोनों आपस में इक्वली होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेफ्ट हैंड वाले डिटरमिनेंट को एक बार फिर से नोट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास है ए स्क्वायर बी सी, बी बी स्क्वायर सी ए, सी सी स्क्वायर और ए बी के। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। देखिए डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि आप चाहें तो डिटरमिनेंट के किसी भी एक रो में या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है R2, ये आपका R3 और ये आपका C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। ठीक है, अब मैं सबसे पहले ऑपरेशन क्या करने जा रहा हूं। मैं R1 रो में एक कांस्टेंट A से मल्टीप्लाई करूंगा, R2 रो में एक कांस्टेंट B से मल्टीप्लाई करूंगा और R3 रो में एक नए कांस्टेंट C से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। लेकिन इनकेस अगर आप इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट को बैलेंस करने के लिए आपको उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसे लिख रहा हूं ABC अपॉन ABC और डिटरमिनेंट को अपन दोबारा से नोट कर लेते हैं। दैट इज ए स्क्वायर बी सी, बी बी स्क्वायर सी ए, सी सी स्क्वायर ए बी। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट हमारे पास आ चुका है। अब जैसा मैंने कहा कि मैं ए का R1 में मल्टीप्लाई करूंगा, बी का R2 में मल्टीप्लाई करूंगा और सी का R3 में मल्टीप्लाई करूंगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये डिटरमिनेंट आपको नजर आएगा 1/ABC। इसके बाद क्योंकि ए का मुझे फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करना है तो अब ये बन जाता है ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। बी का सेकंड रो में मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा बी स्क्वायर बी क्यूब और ए बी सी। उसके बाद सी का थर्ड रो में मल्टीप्लाई करना है तो ये बनेगा सी स्क्वायर सी क्यूब और ए बी सी। और हाँ, एक और पॉइंट आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि जब आप किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें सारी एंट्रीज में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि आप चेक कर सकते हैं कि जो इसका C3 कॉलम है, C3 कॉलम में हर एक एंट्री आपकी ABC है। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि जब हम किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो या तो किसी एक रो में मल्टीप्लाई होता है या फिर किसी भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। तो मैं अब इसके रिवर्स प्रोसेस को यूज कर रहा हूं कि ये जो ABC आपको नजर आ रहे हैं ना, इनको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जो थर्ड कॉलम की सारी एंट्रीज हैं वो आपकी केवल 1 रह जाएगी। यानी कि फिर से हम लोग इसे लिख सकते हैं एबीसी, जो कि मैंने कॉमन ले चुका हूं और नीचे तो पहले से एबीसी मौजूद है। और अब ये डिटरमिनेंट आपको मिला है, दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन आफ्टर ए क्यूब B क्यूब C क्यूब 1 1 और 1। ठीक है,
ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट काफी कुछ डाटा मेरा मैच करना शुरू हो गया है। बस मुझे कॉलम को एडजस्ट करना है, ठीक है। जो एग्जैक्ट कॉलम मुझे आंसर में दे रखे हैं वो कॉलम तो मेरे को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस करने के बाद मैं वो कॉलम जनरेट कर सकता हूँ। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले मैं C1 और C3 को इंटरचेंज करूंगा। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज होती है कि अगर आप किसी भी दो कॉलम या किसी भी दो रो की लोकेशन को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर आपको एक माइनस लगाना पड़ता है। मींस हम लोग इसे लिख सकते हैं माइनस के ए बी सी अपॉन ए बी सी। आप चाहें तो अब ये दोनों कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि अब इसका आगे कोई यूज नहीं है। अब जो फर्स्ट कॉलम है, मतलब मैंने C1 और C3 को इंटरचेंज किया है ना। हम लोग C1 C3 को इंटरचेंज किया है, तो C3 की प्लेस पे C1 रखना है और C1 की प्लेस पे C3 रखना है। तो फाइनली ये बनेगा 1 1 1। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस इज योर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। अभी भी आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट डाटा तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे थर्ड कॉलम पे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब रिक्वायर्ड है। तो चलिए फिर से एक बार और चेंज करते हैं। ये आपका C2 और ये आपका C3। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं C2 और C3 को अब इंटरचेंज करने जा रहा हूं। एक माइनस पहले से मौजूद था, अब क्योंकि एक बार और आप इंटरचेंज कर रहे हैं तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। यानी कि आप इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देन आफ्टर a cube, b cube and c cube. And this is the right hand side for the given problem. तो आप देख सकते हैं कि हमने डिटरमिनेंट को ओपन नहीं किया है और केवल प्रॉपर्टी को यूज करके ही हमने ये वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड वाला डिटरमिनेंट और राइट हैंड में जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है ये बेसिकली सेम है।